हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है हलवा। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। ये लो, खाना रखा हुआ है और चुपचाप खा लो। बहू राधिका एक थाली में दो छोटी छोटी सी सूखी रोटी और पतली पतली पानी जैसी दाल मीनाक्षी जी के सामने रखकर फटाक से वापस चली गई। अंदर से पूरी तरह मर चुकी भूख से त्रस्त मीनाक्षी जी ने एक बार निगाह उठाकर देखा उस खाने की तरफ, लेकिन फिर कुछ सोचकर तो जो उनकी बिची कुची भूख भी थी वो भी एकदम जैसे खत्म हो गई। आज सुबह की तो बात है। मीनाक्षी जी चाय और नाश्ते का इंतज़ार कर रही थी और तभी उन्होंने महसूस किया कि रसोई से तो बड़ी अच्छी सौंधी सौंधी सुगंध आ रही है, और वो भी शुद्ध देसी घी में बने हुए सूजी के हलवे जैसी। मीनाक्षी जी का मन हलवा खाने के लिए एकदम से ललायित हो उठा, क्योंकि मीनाक्षी जी को सूजी का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद था और इधर कई दिनों से पता नहीं सूजी का हलवा खाने का उनका मन कर रहा था। जैसे ही राधिका चाय के साथ दो बिस्कुट पार्ले जी के उनके लिए लेकर आई तो मीनाक्षी का उनके मन पर कंट्रोल ना रख सकी, क्योंकि बच्चा और बूढ़ा मन एक समान ही हो जाता है। और वो सारा संकोच त्याग कर आखिरकार बहू से पूछ बैठी, बहू, क्या आज नाश्ते में तुमने सूजी का हलवा बनाया था? ज़रा सा अगर बचा हो तो मुझको भी दे दो लाकर। बड़ा मन कर रहा है हलवा खाने का, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए। मीनाक्षी जी ने अपनी किस्मत पर मजबूर होकर कहा, क्योंकि जब वो रसोई संभालती थी मीनाक्षी जी अच्छे से अच्छा खाना पीना बनाया करती थी और बिना किसी चिड़चिड़ाहट के सभी को बड़े प्रेम भाव से जी भरकर खिलाती भी थी। लेकिन अब बहू ने उनके लिए रसोई में नो एंट्री का बोर्ड पूरी सख्ती के साथ लगा दिया था, क्योंकि उसको अपनी रसोई में किसी की भी दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, फिर वो उसकी सास ही क्यों न हो। हे भगवान, यहाँ बैठी बैठी क्या दिन भर रसोई से आती खुशबू ही सूंघती रहती हो कि रसोई में क्या क्या बन रहा है। बुढ़ापा तो आ गया है, लेकिन इंद्रिय सारी खूब अच्छी तरह से काम कर रही हैं आपकी। ज़रा सा बच्चों के लिए कुछ बनाओ तो इनको बड़ी जल्दी खुशबू आ जाती है और इनकी जीभ पहले ही वो खाने के लिए लपलपाती है। इसी वजह से जल्दी ही मेरे बच्चों को कुछ शायद हजम ही नहीं होता। ये नज़र लगाएंगी तो क्या खाक हजम होगा मेरे बेचारे बच्चों को। पता नहीं कैसी दादी है जो अपने ही पोता पोती के खाने पीने में रोक लगाती रहती है। और एक बात तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि पता नहीं इनके बाप कौन सा रुपया पैसा यहाँ गाड़ कर रख गए थे जो इनको बढ़िया से बढ़िया बनाकर खिलाओ पिलाओ। भगवान का भी तो जुर्म देखो कि उन्होंने इनको कोई और दूसरी औलाद भी नहीं दी जो ये थोड़े दिनों के लिए उसी के पास चली जाया करे। ये तो हमेशा ही हमारे छाती पर ही मूंग दलती रहेंगी। बहू ने जो जी में आया वो जी भरकर उसने मीनाक्षी जी को सुनाया, और मीनाक्षी जी को तो जैसे ये सब कुछ सुनकर सांप ही सूंघ गया। सचमुच आज तो अपमान की हद हो गई। जली कटी सुनाने के साथ साथ सीधे उसके बाप पर ही उतर आई थी। बस तभी उनके मन में ये शब्द सोचकर एक वितृष्णा से भरी जा रही थी। पता नहीं कैसा भाग्य लेकर आई थी वो कि बेटे को तो जैसे उनसे कोई भी मतलब ही नहीं रह गया था। वो तो बिना उसके कमरे में झांके ही सुबह नौकरी पर निकल जाता और रात को भी आने पर देरी ही होती थी। कोई भी हाल चाल पूछना ज़रूरी नहीं समझता। शायद बुढ़ापे की नियति ही ऐसी होती है कि जो माँ बाप थोड़ी सी भी देर भी बच्चों की शक्ल ना देखे, खासकर माँ, तो बेचैन हो उठती है। लेकिन जब औलाद संपन्न हो जाती है, कमाने लग जाती है और फिर शादी हो जाती है, तो किसकी माँ और किसके पिता। जैसे माँ बाप से कोई वास्ता नहीं बचता। मीनाक्षी जी की आंखों से आंसू की धारा गिरने लगी। आज उसका मन उस थाली की ओर हाथ बढ़ाने का ही नहीं हुआ और वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लग गई। पति राजेश जी भी कभी भी पैसों की मजबूरी के कारण घर बना ही नहीं पाए, और क्योंकि रोज़मर्रा का खर्चा ही बहुत ज़्यादा होता था और इस महंगाई के ज़माने में पढ़ाई भी आसान कहाँ होती है। बच्चों की पढ़ाई, इसी वजह से और कोई बड़ा खर्चा ना करके सारा ध्यान बेटे के पढ़ाई पर केंद्रित कर दिया कि बेटा पढ़ लिख जाएगा तो अपने आप ही सारे दरिद्र खत्म हो जाएंगे और हो सकता है कि घर भी बन जाए। इसलिए भी घर खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन प्रवीण की नौकरी अच्छी जगह लग गई और शादी भी हो गई, पर राजेश जी को ये खुशी देखना शायद भाग्य में नहीं लिखा था। बड़ी जल्दी भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया
धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो प्रवीण ने किसी तरह एक छोटा सा घर खरीद ही लिया, क्योंकि उसकी तनख्वाह अच्छी थी। सबसे ज़्यादा खुशी मीनाक्षी जी को हुई कि आज उसके पिताजी होते तो बहुत खुश होते कि उनकी आंखों से देखा हुआ सपना उनके बेटे ने पूरा कर लिया। प्रवीण ने मीनाक्षी जी को साथ में लेकर उस घर में शिफ्ट भी हो गया। लेकिन मीनाक्षी जी के लिए ये घर तो हमेशा पराया ही रहा, क्योंकि राधिका तो उनको अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में तो रखना ही पड़ रहा था। राधिका हमेशा उनके ऊपर हर बात का एहसान जताती रहती, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो या चाहे किसी और सामान को लेकर, क्योंकि प्रवीण की कमाई पर उसका ही पूरा हक था। और ये बात मीनाक्षी जी समझती भी थी, क्योंकि जब देखो तब राधिका उसके ऊपर हर बात पर ताने मारती रहती थी। लेकिन कभी मीनाक्षी जी ने कुछ नहीं कहा, पर मन कहाँ मानता है, बस इसलिए उन्होंने हलवे के लिए कह दिया था। लेकिन बदले में कितने ढेर सारी बातें बहू ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें सुनाई थी, और आज तो उनके बाप पर बात आ गई थी। नहीं, अब बिल्कुल नहीं। आखिर उन्होंने कठोर निर्णय ले डाला। कुछ दिन पहले की तो बात है, जब उनकी इसी तरह से बच्चों की सताई हुई एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आई थी। उसी ने बताया था कि अभी बेटा बहू के पास नहीं रहती। बहू ने तो उसके पति के जाने के बाद घर में अपने तानों से सांस लेना भी दुभर कर दिया था। आखिर अपना भी स्वाभिमान भी तो मायने रखता है। शहर के दूसरे छोर पर एक वृद्ध संरक्षण संस्थान खुला है। वहाँ पर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि का काम होता है, और वहीं पर रहने और खाने की भी व्यवस्था है, खासकर उम्रदराज महिलाओं के लिए। और उस समय तो मीनाक्षी जी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन फिर भी वो उस संस्थान का कार्ड छोड़ गई थी, और मीनाक्षी जी ने उसको ऐसे ही रख दिया था। और आज उन्होंने फटाफट वो कार्ड ढूंढ निकाला और चश्मा लगाकर उस कार्ड पर लिखी सारी औपचारिकताएं पढ़ी। हाँ, अब वो जिल्लत की रोटी बिल्कुल भी नहीं खाएंगी। अब तो वो भी अपने स्वाभिमान की रोटी खाएगी, क्योंकि अभी तो ईश्वर की कृपा से उसके हाथ पैर पूरी तरह से बिल्कुल सही सलामत है, और वो सारा काम बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती हैं। उसको तो वैसे भी इन सब चीज़ों को बनाने में महारत हासिल है। यही सब सोचते सोचते उनकी आंखों में एक नई चमक सी आ गई, और उन्होंने जीवन की एक नई शुरुआत की और कदम बढ़ाने का ठान लिया। दोस्तों, अपने माँ बाप को ऐसे रास्ते अपनाने के लिए मजबूर करना कहाँ तक सही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।